नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी इंस्टीट्यूट का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं पंडित श्री सदानंद मिश्र जी, जो जयमंगला मैथिल संघ बेगूसराय के अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उच्च विद्यालय मोहनपुर के। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनके विचार। श्रीमान, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी हम अपनी ओर से आप तमाम लोगों को नमस्कार करते हुए और इस केवी स्टूडियो के जितने भी सहकर्मी कार्यकर्ता हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं। और सबसे खुशी की बात ये है कि रोशन कुमार जो इसके डायरेक्टर हैं उनको मैं साधुवाद के साथ साथ नमस्कार करता हूं, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करने का सफल प्रयास किया है। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय तक सक्रिय भूमिका निभाई है, काम किया है, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे आप अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम पंडित श्री सदानंद मिश्रा है। मेरा घर जफरपुर है, नावकोठी थाना के अंतर्गत हूँ और बेगूसराय मेरा ज़िला है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में अटूट विश्वास के साथ परिश्रम करके इस मंजिल तक मैं पहुँचा हूँ। मेरा जो ये प्रोग्रेस हुआ है, आगे बढ़ा हूँ, इसके पीछे हमारी शिक्षा के प्रति तन्मयता थी। मैं शिक्षा को सब दिन से चाहता रहा हूँ और एक छोटे से परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मैं शिक्षा के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा, बल्कि इसे पाने की लालसा मुझ में जगती रही। जहाँ तक मेरे परिवार के लोग आर्थिक रूप से मुझे मदद करने में सफल नहीं हो सके, उसके बावजूद भी मैं मैट्रिक 1971 में पास करने के बाद संस्कृत को चुना अपने जीवन में कि इसके माध्यम से ही मैं कुछ आगे बढ़ूं और मुझे उसमें सफलता मिली भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। सर, आपने जैसा कि जिक्र किया यहाँ से कि आपने बहुत संघर्ष किया है, तो इन संघर्षों में आपके परिवार की क्या भूमिका रही? कैसा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत कमज़ोर थी, पैसा देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनकी सद्भावनाएं मेरे साथ हमेशा बनी रही और हमेशा वो उत्साहित करते रहे। समय समय पर जब कभी भी मुझे कुछ विशेष पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे मदद करते रहे और आशा की किरण जगाने में कभी उन्होंने पीछा नहीं दिखाया हमें। हम उन्हीं के बल पर, अपने परिवार के लोगों के बल पर, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए हमने आगे कदम बढ़ाते रहे और एक न एक दिन जो समाज में कुछ मीडियम टाइप का जो मध्यम वर्गीय पद होता है उसे मैंने प्राप्त किया। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर, आप शिक्षा से लगातार जुड़े रहे हैं, लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में आपका, तो बदलते समय के साथ शिक्षा में क्या बदलाव देखते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर उन्नयन के बदले अवनयन अभी होता नजर आ रहा है। मैं जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, पढ़ रहा था, उस समय शिक्षा थी। उस समय के शिक्षक भी शिक्षा दिया करते थे। आज के शिक्षक नौकरी समझ रहे हैं, जी, समाज सेवा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार आज शिक्षकों को भी वह सम्मान देना भूल चुकी है। आज सरकार नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल करती है, आज सरकार शिक्षा मित्र के रूप में बहाल करती है, आज सरकार पंचायत शिक्षक के नाम पर बहाल करती है और शिक्षकों में एक मानसिक भावनाएं जगती हैं कि मैं भी काम करता हूं और शिक्षक भी काम करते हैं, तो मुझे भी वेतन क्यों नहीं। कहना तो जायज़ है, समान
काम के लिए समान दाम देना, ये भी है। लेकिन सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है। सरकार खाना पूर्ति जरूर कर रही है। और अफसोस की बात तो ये है कि जो शिक्षक एमए पास हैं, एमएससी पास हैं, उसके बाद उन्होंने बीएड किया है, एमएड किया है, डिलीट किया है, और आज उसकी बहाली निरीह ठप्पा मार पंचायतों के द्वारा की जाती है। ये सबसे खेद की बात है कि हमारी गुणवत्ता को न समझते हुए, हमारी मेरिट को न समझते हुए, कागजी जो हमारा सर्टिफिकेट है, चाहे वह सही हो अथवा गलत हो, इस पर सरकार काम कर रही है, जो शिक्षा में गिरावट का सबसे बड़ा ये जो है से मुद्दा बन सकता है। आज के समय तो सर ऐसा है कि ये कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो सरकार सक्रिय है और लगातार जो भी बहाली हो रही है, जो भी शिक्षक आ रहे हैं उनकी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उनका चयन हो रहा है। सर, आपने सिर्फ सरकार पर निशाना साधा, आपको नहीं लगता इसके लिए छात्र भी जिम्मेवार हैं, इसके लिए अभिभावक भी जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षक का कर्तव्य बोध में कहीं ना कहीं जो कमी हुई है, इसलिए ये भी एक इसका बड़ा कारण है? हाँ, ये भी है। शिक्षा के साथ क्षेत्र में शिक्षकों की कमजोरी तो रही है, वो लोग भी अपना काम सही रूप से नहीं चलाकर सरकार पर ही अपना जो है सुभार सौंप रहे हैं। लेकिन हम शिक्षकों को काम करना चाहिए, और हम यदि काम करेंगे तो दाम आज नहीं कल मिलेगा, इस भावना से करना चाहिए। और यह शिक्षा क्या है? सेवा है। अगर सेवा के भाव से शिक्षा को हम लिया करेंगे तो इसमें कमी नहीं आएगी। और छात्रों को, छात्र क्या है? और छात्र पुत्र के तुल्य होता है। हम अपने बच्चों को जैसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ न कुछ हो, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, छात्रों को भी हम उसी नज़र से अगर देखेंगे तो छात्र जरूर आगे बढ़ेंगे। और छात्र में भी कमी समयानुकूल आई है, और उसमें कुछ गार्जियंस लोग भी दोषी हैं, कुछ शिक्षक लोग भी दोषी हैं, और उसके बाद छात्र तो दोषी हैं ही, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं शिक्षकों का होगा वहाँ पढ़ाई की स्तर गिरेगी। बहुत आभार सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए। सर, छात्रों को क्या समझो कि आपने अपने समय में भी छात्र जीवन को देखा है, बाद के दिनों में शिक्षक के रूप में भी छात्र को देखा है, और आप सेवानिवृत्त होने के बाद जो छात्रों के पढ़ाई के स्तर को देख रहे हैं, उनकी रुचि को देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के प्रति हमारा लगाव भी कुछ कमा है। आज भी मैं जब भी मोहनपुर स्कूल विद्यालय जाया करता हूँ, आज के समय में, जबकि 7 साल मेरी सेवानिवृत्ति का समय हो चुका है, फिर भी छात्र दौड़ के आके चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं गेट प्रवेश करता हूँ, जहाँ शिक्षक विद्यार्थी एक तरफ कहीं खेल रहे हैं, दौड़ के आ जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको प्यार दिया है, बच्चों को अपना पुत्र समझा है, और मैंने उनको शिक्षा दी कि चरण छूना हमारा संस्कार है, लोगों से आशीर्वाद लेना मेरा संस्कार है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है कि मेरे विद्यालय की परंपरा है और शिक्षकों को भी इस तरह का सौभाग्य मिलता ही होगा। हाँ, कम बेसी जो भी हो, लेकिन मैं तो अनुभव करता हूँ कि अभी भी हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, चूँकि मैं छात्रों से वास्तविक रूप में जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत आभार सर आपका। अभिभावक का जो दायित्व बोध था, कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए छात्र, अभिभावक और शिक्षक, ये तीनों का जो अंतर संबंध है वो मजबूत होना चाहिए। तो एक अभिभावक के रूप में आप छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों के निर्माण के लिए जो अभिभावक यहाँ से सुन पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा अभिभावक लोगों से कि शिक्षालय के प्रति अपनी पैनी दृष्टि रखें, शिक्षकों के प्रति भी सद्भावना युक्त अपनी पैनी दृष्टि रखें। शिक्षक आते हैं ना आते हैं, और उनके साथ एक पारिवारिक, एक सामाजिक जो अच्छी बातें होती है, अपनत्व की बातें हैं, उसके साथ उनसे मिलें। शिक्षक जो हैं उनसे आग्रह करें कि आप हमारे जो छात्र हैं उनको अपने जानकारी के मुताबिक आप शिक्षा दें, और
अभिभावकों को छात्रों के बातों में कभी आक्रोश में आकर विद्यालय के प्रति या शिक्षक के प्रति उल जलूल बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके मन में दिल में कष्ट होगा और शिक्षा में गिरावट आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से शिक्षक, विद्यालय, ये सब हमारे लिए आदर्श हैं और हम तमाम अभिभावकों से भी अपील करेंगे, छात्रों से भी अपील करेंगे और दर्शकों से भी अपील करेंगे। इनके प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए, अपनापन का भाव होना चाहिए। सर, जयमंगला मैथिल संघ बेगूसराय जिसके आप अध्यक्ष हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके संगठन की इसका इतिहास क्या है, इसका औचित्य क्या है। जयमंगला मैथिल संघ एक स्वयंसेवी संस्था है, जिस संस्था को हम ब्राह्मण समाज के लोग अभी चला रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आज नहीं, पूर्व से ही दो धाराएं चलती आ रही हैं, एक अध्यात्म और एक भौतिकवाद। जी जी। तो अध्यात्म जो आगे की ओर चल रहा है, अभी लेके हम चल रहे हैं, उसका संभवतः संपूर्ण भार न कहा जाए, लेकिन 80% भार ब्राह्मणों को ही दिया गया। और आज भी आध्यात्म को ब्राह्मण ही माथे पर लेके ढो रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे वह पंडित के रूप में हो, प्रवचन के रूप में हो, कथा के रूप में, जिस रूप में हो, ब्राह्मण लोग ही इसको चला रहे हैं। क्रमशः इसमें कुछ न कुछ गिरावट आई कि हम जो ब्राह्मण हैं इस आध्यात्म से थोड़ा ऊपर उठ के अब जो है भौतिकवाद की ओर भी आ गए, नौकरी में आने लग गए, अनेक तरह की डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई करने लग गए। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, चाहे आर्थिक हो विपन्नता या दिमागी विपन्नता हो, ये भी कही कि काम का अभाव भी हो, जिनके पास कोई दूसरा नहीं, काम का अभाव तो नहीं है, काम का अभाव नहीं है। हाँ, ये है कि उस काम को जानने वाले और लोग भी थोड़ा कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। हमारे घर के बच्चे जो शिक्षित हैं और नहीं भी हैं, वो भी जा कर के और पूजा पाठ करा करके चले आते हैं, कौन तो पंडित जी आए थे, इस तरह की बातों की मान ली जाती है। धीरे धीरे पंडितों में हुआ कि भाई जाने से हमको वो सम्मान मिल ही रहा है, तो आगे पीछे पढ़ने की क्या ज़रूरत, हम ऐसे भी काम चला लेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा यहाँ पर आपसे, जैसे आपने बात कहा कि निश्चित रूप से पहले जो ब्राह्मण होते थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता होते थे, आपको नहीं लगता कि आज बिना पढ़े भी लोग ब्राह्मण हो रहे हैं, बिना पढ़े लिखे भी पंडित हो रहे हैं? हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज बिना पढ़े लिखे भी लोग पंडित हो रहे हैं। और इसी गिरावट को दूर करने के लिए हमने जयमंगला मैथिल संघ की स्थापना की और इसके माध्यम से हम समाज के बच्चों को, खास करके ब्राह्मण के बच्चों को और इनसे जो भी इंटरेस्ट रखने वाले और भी बच्चे हों, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कर्मकांड, वेद और ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी शिक्षा देने का काम हमने आरंभ किया है कि अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाए, कर्मकांड की शिक्षा दी जाए, ज्योतिष की शिक्षा दी जाए। यदि वो कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हम समाज से जो दैनिक क्रियाएं हैं, जी जी, उस दैनिक क्रियाओं में वो प्रवीण हों और जिस समाज में जाए उनको भी कुछ लाभ मिले। मेरी भावना ये है। यूँ कहे कि वो पढ़कर पंडित बने। हाँ, पढ़ कर के पंडित बने, तो वो तो इसके लिए तो कॉलेज है, इसके लिए तो और भी जो संस्थाएं हैं। लेकिन हमारी यह संस्था है कि कम पढ़े लिखे भी जो हमारे युवक हैं और इसी वृत्ति पर आश्रित हो चुके हैं, शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा हो ना हो, लेकिन कर्मकांड के रूप में वो कर्मकांड के रूप में वास्तविक जो कर्म का ज्ञान है वो उनको होना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि ब्राह्मणों का गमन, ब्राह्मणों का परिवेश हर क्षेत्र में है, हर घर में है, हर जगह है। इवन मैं ये जानता हूँ कि दूसरे जाति के लोग भी अगर इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें भी पंडित जी ही कहा जाता है। जी जी, उन्हें भी किसी जाति के हों,
चाहे नीच जाति के हों, ऊपर जाति के, वो पंडित जी ही कहलाते हैं। कर्मकांड जिनको भी, वो पंडित जी ही कहलाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ और इस पर मैं थोड़ा सा अपना जो है सो काम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे कर्म के क्षेत्र में सुदृढ़ हों, अच्छे हों और समाज को भी अच्छा संदेश जाए, इसीलिए मैं इस प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत आभार आपका सर, और धन्यवाद आपका कि जो अध्यात्म से आज के लोग दूर होते जा रहे हैं, आपने उनको जोड़ने के लिए जो आपने एक प्रयास किया, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। हम चाहेंगे ये संघ कैसे चलता है, किस तरह का सहयोग किन किन लोगों से आपको मिलता है, इसके संदर्भ में अपने विचार। मुख्य रूप से ये ब्राह्मणों का ही संगठन है अभी। हाँ, हमारी विचारधारा है कि जब इसको थोड़ा विकसित कर लें तो और लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए। लेकिन अभी अभी का जो ये संघ है, इसमें हमने अपने समाज के लोगों से, ब्राह्मणों से ही 21 रुपया सालाना इसमें चंदा के रूप बांध दी है, यानी सदस्य का शुल्क, सदस्यता शुल्क 21 रुपया उससे आ जाता है। और जब भी मैं काम करता हूँ, जैसे विद्यापति समारोह मैंने किया, मंझौल में किया, अभी कुछ दिन पहले यहाँ मैं गौल में किया, फिर स्थापना दिवस वगैरह मनाता हूँ, तो हम संघ में जितने ब्राह्मण लोग हैं, 21 पंचायत में मेरा संघ अभी ये दौर चल रहा है, जिसमें लगभग 32 से 35 गांव उसमें आते हैं। तो उन लोगों से अपील करता हूँ और वो अपने में कुछ चंदा करके दे दिया करते हैं, जिससे ये हमारा काम चलता है। और चलता है जैसे कोरोना जैसे ये महाबीमारी में भी हमने काम किया है, समाज के लिए काम आपका किया संघ है। काम किया है। उसमें कैसे किया, तो 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। जी आज कह रहे हैं कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, तो ये मास्क मैंने लगभग 20,000 से ऊपर मास्क बनवाया और समाज, अपने समाज के लोगों में गांव-गांव जा कर के बांटा है। कहिएगा का अर्थ कहाँ, पैसा कहाँ से आ गया, तो जहाँ मैं जाया करता था उस गांव के लोग हमारी मेहनत और हमारे काम को देख के खुश हुआ करते थे। और जो कुछ पैसे वाले आदमी हैं, 1,500, 2,000, 2,500 वो हमें दिया करते थे, कापी से भी बनवा करके बांटे। और मैं इतना मास्क बनवा के बांटा, लगभग 2 महीने तक प्रत्येक गांव अपनी गाड़ी से जाना, लेकिन 1 पैसे का भी पेट्रोल मैंने उस पैसे से नहीं लिया। मैं अपने घर के पैसे को लगाया और समाज में गांव-गांव जाकर लगभग 40 गांव में हमने मास्क वितरण का काम किया और लोगों को संदेश दिया कि सरकार की भावनाओं को मानो, सरकार का कद्र करो, क्योंकि सरकार अपने लिए नहीं, अभी समाज के लिए कह रही है कि परहेज करना। ये सरकार इससे लाभान्वित नहीं है, हम लाभान्वित हैं। और हम यदि स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है, हमारी सरकार स्वस्थ है। और इसी भावना से मैंने लोगों से मांगा नहीं, बल्कि लोगों ने स्वतः दिया और उसी से मैंने इसका वितरण किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम चाहेंगे कि चलते चलते जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, एक अभिभावक के रूप में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसके भी स्टूडियो के संस्थापक रोशन कुमार जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जनता तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम किया है। मैं जनता से अपील करूंगा कि यह समाज सेवी संस्था है, इन समाज सेवी संस्था से हम लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए हमारी जनता इसके भी स्टूडियो के प्रोत्साहन में अपनी सहभागिता हमेशा निभाते रहे और आवश्यकता अनुसार इस स्टूडियो से संपर्क करें और इसके संदेश को मानें, ताकि यह बढ़ कर के हमारे समाज को एक अच्छा संदेश दे सके। यही मैं कामना अपने समाज के लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने सुंदर विचार से हमें और हमारे तमाम दर्शकों को लाभान्वित किया। पुनः टीम की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।